गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ जो आपका अकाउंट्स का दिसंबर का एग्जाम हुआ था 2021 अकाउंट पेपर। तो ये बच्चों स्टूडेंट है वृद्धि, जिसकी हमने आंसर शीट ली है और उसके 94 मार्क्स आए थे। तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करके आना है, सब कुछ यहाँ डिस्कस होगा बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पर हमें लिखना होता है एग्जामिनेशन के आगे सीए फाउंडेशन। ग्रुप में हमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये इंटर के स्टूडेंट के लिए होता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, सिमिलरली फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद पेपर, ये हमारा 1 है अकाउंटिंग, जो भी पेपर नंबर है, सब्जेक्ट का नेम लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें डिटेल फिल करनी होती है, जैसे मेन आंसर शीट के अलावा आपने अगर कुछ एडिशनल आंसर शीट ली है तो वो यहाँ फिल करनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो ये सबसे लास्ट में फिल करना होता है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए। जैसे इस स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्योंकि ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है। अगले 5 क्वेश्चन में से कोई 4 करने होते हैं, तो इसने जैसे 2, 3, 4 और 6 किया है। हालांकि हम 5 भी डिस्कस करेंगे और जहां पर मिस्टेक होंगी बच्चों तो जो सीए इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है उसमें से डिस्कशन होगा। आपको हर क्वेश्चन को लिखना आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से। तो एक बार बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये जो बाकी के कॉलम होते हैं ये सीए इंस्टीट्यूट को फिल करने होते हैं कि ए पार्ट में कितने मार्क्स अवार्ड किए, बी, सी, डी, मतलब ये हमें नहीं फिल करने। क्वेश्चन 1 हमें पता है 3 पार्ट होते हैं, पहले 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस तरह से था बच्चों। देखो बच्चों, ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, क्योंकि हमें पता है इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये तो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन वेयर एवर नेसेसरी सुटेबल assumptions शुड बी मेड एंड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आंसर। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। तो जहां कहीं हो अजम्पशन लेनी है, अभी आपको दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने कहाँ कहाँ अजम्पशंस ली हैं। और वर्किंग नोट आपके आंसर का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपको वर्किंग नोट की जरूरत ही आपने नहीं किया तो समझो मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका आंसर जो स्टूडेंट ने लिखा है, प्रॉपर आंसर क्या था सब। क्वेश्चन 1, तो ए पार्ट में बच्चों ट्रू फॉल्स होते हैं, जैसे ऊपर लिखा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बच्चों, ये बच्चों जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन सेम हमने इसके आंसर भी डाले, तो इसके साथ में बच्चों मैं अटैच कर दूंगा वो वीडियो। तो एक बार जस्ट आप देखो, एनी अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंस। बच्चों जिस खर्चे का फायदा आपको लंबे टाइम तक मिले, वर्किंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो आपके डे टू डे खर्चे, वो अगर आप मिनिमाइज करने के लिए कोई अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट कब तक मिलता है? लंबे टाइम तक। जैसे आप यूं समझो, मेरा रेंट काफी ज्यादा जा रहा है तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना बिल्डिंग परचेज कर लूं ताकि उस रेंट को मैं अवॉइड कर सकूं। तो वो मैंने जो बिल्डिंग परचेज किया वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वन टाइम तो मैंने खर्चा कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। तो देखो बच्चों, जैसे लिखा है, फर्स्ट, false, any amount spent to minimize the working expense is capital expenditure। क्योंकि बच्चों हम लोग ट्रू फॉल्स कराते हैं बच्चों को काफी बड़ी क्वांटिटी में, और उन्हीं में से सी इंस्टीट्यूट ट्रू फॉल्स देता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रू फॉल्स हमने इन्हीं के सोर्सेज से ले रखे जो पास्ट में एग्जाम में आए, इनकी बुक में दे रखे हैं, और जहां पर भी आरटीपी जहां से भी हमें मिलते हैं तो सारे हमने एक्यूमुलेट कर रखे, और जनरली ट्रू फॉल्स वहीं से आते हैं। ये 6 के 6 हमने पढ़ रखे हुए हैं। अब आगे बढ़े, एज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड हेल्प द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, ये आंसर है बच्चों। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कभी भी कोई आप एसेट परचेज करते हो, चाहे वो नई हो या सेकेंड हैंड हो, आपके लिए तो वो नए की तरह, तो उसके यूज से पहले उस पर जो भी खर्चा किया जाएगा, डेट ऑल आर कैपिटलाइज। इसने क्या कहा? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम कहेंगे ट्रू है ये तो। अब आपका आंसर बहुत सही भी नहीं है, चाहे अगर आपने रीजन कुछ एक हद तक सही लिखा है और ट्रू फॉल्स सही लिखा है, तो मतलब आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। जैसे देखो बच्चों, स्टूडेंट का आंसर ट्रू, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग
इज डन टू पुट द बिल्डिंग इन वर्किंग कंडीशन। क्यों? क्योंकि अभी आपने खरीदी है बिल्डिंग। तो जैसे मान लो मैंने ओल्ड बिल्डिंग परचेज की, तो मुझे लगा कि व्हाइट वॉश के बिना तो ये यूज नहीं हो सकती, तो मुझे उसके ऊपर क्या करवाना पड़ा? व्हाइट वॉश। तो मान लो मेरी वो बिल्डिंग आई 50 लाख रुपए की, और व्हाइट वॉश जो भी रिपेयर रिनोवेशन का खर्चा था उसके ऊपर मेरे 1 लाख खर्च हो गए, तो मैं कहूंगा बिल्डिंग मेरी 51 लाख रुपीज की है। फ्यूचर में जब व्हाइट वॉश करवाऊंगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम खर्चा किया जाएगा वो कैपिटलाइज होता है यूज से पहले। और आगे कहा है ओवरहोलिंग का मतलब होता है बच्चों मेजर रिपेयर। एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ एसेट, सो इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि बच्चों उन्होंने ओवरहोलिंग एक्सपेंस लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि जो रिपेयर पे एक्सपेंस किया गया है, लेकिन क्योंकि एसेट फर्स्ट टाइम परचेस है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। उसके यूज से पहले जो भी उसके ऊपर खर्चा होगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्डी डेटर्स अकाउंट। बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। इवन हम बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करके दिखाते हैं। एंट्री पता क्या होती है हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो आप कहेंगे कि ये तो फॉल्स है, आप कह रहे हो डेबिट होगा डेटर अकाउंट में, डेटर अकाउंट में डेबिट थोड़ा होगा। अब ये जो प्रोविजन को मैंने क्रेडिट किया है, तो इसको मैं बैलेंस शीट में या तो मैं लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा और या फिर डेटर में से लेस करके दिखाऊंगा, लेकिन डेटर डेबिट नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका? फॉल्स। देखो बच्चों, हालांकि क्वेश्चन छोटा सा पूछा है तो आंसर उतना ही होना चाहिए, फॉल्स। द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब मैं आपको सी इंस्टीट्यूट का आंसर दिखाता हूं बच्चों। इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। बच्चे ने सिर्फ इतना लिखा, आगे लिख सकते हैं इन बैलेंस शीट इट इज शोन आइदर ऑन लाइबिलिटी साइड और डिडक्टेड फ्रॉम द हेड डेटर्स। लेकिन आप कहेंगे कि डेटर्स में डेबिट होगा तो गलत है। फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। आपने याद रखना है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट होते हैं दो चीजों के, एक तो डिविडेंड रिसीव्ड करने का फिक्स रेट से, और कैपिटल का जब कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, बट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, चाहे वो पार्टिसिपेटिंग हो या नॉन पार्टिसिपेटिंग हो। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है सरप्लस प्रॉफिट में उनको भी हिस्सा मिलेगा, और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जानबूझकर उन्होंने साथ में लाइन जोड़ी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंजॉय वोटिंग राइट, तो आंसर है फॉल्स। तो स्टूडेंट ने क्या आंसर लिखा? देखो बच्चों, आंसर लिखा फॉल्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट एंजॉय वोटिंग राइट। उनके पास राइट नहीं होता वोटिंग का। दे हैव द राइट ओनली टू टेक डिविडेंड ऑन देयर शेयर। आप ये लिखेंगे दे हैव द राइट ओनली टू टेक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये जो फिक्स रेट से डिविडेंड है ये इनको लेने का राइट होता है, बस। और बच्चों सी इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया? उन्होंने समझाया पहले कि ए शेयर ऑन विच ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर विदाउट एनी accompanying एडिशनल राइट इन प्रॉफिट and surplus on winding up is called non-participating preference share. Non-participating preference shareholder do not enjoy voting right. इनके पास कोई voting right, preference share के पास होता ही नहीं है voting right, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है इनको सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट में से भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन जितना है उसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स लिखकर सिर्फ इतना लिखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं हो, क्योंकि आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि आप उसमें गलती नहीं करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज नो एंट्री पास बाय कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद हिम। अब यहां कह रहा है कि कोई एंट्री नहीं करता कंसाइनी जो रिमेनिंग स्टॉक रह जाता है। इसका आंसर है बच्चों ट्रू। कंसाइनी को कोई एंट्री करनी नहीं होती क्लोजिंग स्टॉक की, वो तो कौन करता है? कंसाइनर। भेजने की एंट्री भी वही करता है जो गुड्स भेजता है, और जो स्टॉक बच जाता है वो भी वही करता है। कंसाइनी का क्या लेना देना है स्टॉक का? उसका ओनर तो कंसाइनर ही है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट ने गलत लिखा, क्योंकि 94 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि 2 मार्क्स तो यही डिडक्ट हुए हैं, 4 कहाँ डिडक्ट हुए वो भी बताऊंगा। एक बार देखो, आंसर है गलत लिख दिया, फॉल्स। कंसाइनी पास द एंट्री ऑफ रिमेनिंग गुड्स लाइंग विद हिम, गलत है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या था? देखो,
करेक्ट आंसर है इट इज द कंसाइनर हु हैज टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइन गुड्स सिंस ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स देयर इज नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी को कोई एंट्री नहीं पास करनी होती। और लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस। ये हम क्लास में आमतौर पर जब कैश बुक शुरू करते हैं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आते ही डिस्कस होता है कि डिस्काउंट जो डेबिट में है कॉलम वो डिस्काउंट अलाउड को शो करता है और जो क्रेडिट में है वो डिस्काउंट रिसीव्ड को शो करता है। तो जब दोनों कॉलम ही अलग अलग हैं तो उनकी बैलेंसिंग कैसे हो सकती है? उनकी सिर्फ टोटलिंग होती है। तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस, तो हम कहेंगे ट्रू है ये। तो देखो बच्चों आंसर ट्रू, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक नेवर बैलेंस because discount allowed is written in debit side of cash book and discount received is written in credit side of cash book and they both are different। तो उनकी टोटलिंग तो जरूर होती है लेकिन क्या नहीं होती? बैलेंसिंग नहीं होती। इसमें बच्चों साथ में ये लिखना था these both columns are totaled and डिस्काउंट अलाउड, या आप ये भी कह सकते हो डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम टोटल, डिस्काउंट अलाउड ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और जो क्रेडिट साइड में है ना जिसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं उसका टोटल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? एंड टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। इवन आप सिर्फ टोटल लिख दो तो भी बन जाएगा, तब 2 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए 1 मार्क्स मिला है। 12 में से बच्चों 9 मार्क्स आए। ट्रांसफर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरह से बच्चों आंसर लिखना है। एक बार अब हम सजेस्टेड आंसर देखते हैं। ये रहा बच्चों, लिख रखा है सबसे पहले डिस्काउंट कॉलम इज टोटल, ये जरूरी था लिखना। ये है कि बैलेंसिंग नहीं होती लेकिन दोनों साइड क्या होती है? टोटलिंग होती है। एंड ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड अकाउंट। अब बच्चों इसे आगे बढ़ते हैं। ये ना क्वेश्चन है, अब मैं नेसेसरी अजम्पशन का बेनिफिट आपको बताऊंगा कि कैसे रहता है। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन ऑयल मिल। इन्वेंट्री का क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ है ये हमारा। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2021 ओपनिंग इन्वेंट्री नील थी। फिर 1 जनवरी 2021 परचेसेस की 10 यूनिट 300 पर यूनिट। फिर 15 जनवरी को इसमें से 5 यूनिट इश्यू कर दी। फिर 1 फरवरी को और परचेस की 20 यूनिट 400 पर यूनिट के हिसाब से। फिर 15 फरवरी को इश्यू कर दी 10 यूनिट्स। उसके बाद 20 फरवरी को इश्यूड फॉर कंजम्पशन 10 यूनिट्स। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 इफ कंपनी फॉलो वेटेड एवरेज मेथड। तो बच्चों अगर मैं सीधा कहूं जैसे इंफॉर्मेशन है तो बिना कहे परपेचुअल वेटेड एवरेज होता है, लेकिन स्टूडेंट ने सेफ एंड यूज करते हुए दोनों से आंसर दिया, पीरियोडिक वेटेड एवरेज से भी और परपेचुअल वेटेड एवरेज से। क्योंकि एग्जाम जो था उसमें आराम से हमारा 3 आवर्स में इवन बच्चों के पास टाइम सेव हो गया था। लेकिन अगर आप खाली परपेचुअल से करेंगे तो भी चलेगा। तो एक बार मैं स्टूडेंट का किया हुआ दिखाता हूं कैसे किया है। पीरियोडिक के केस में पता क्या करना होता है बच्चों? 2 बार ही परचेज हुई है, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि 10 यूनिट 300 के हिसाब से 3000 की हो गई, 20 यूनिट 400 के हिसाब से 8000 की होगी, 11000 की यूनिट्स हो गई, टोटल 30। तो आप 11000 को 30 से डिवाइड करो। ये बच्चों आ गया हमारा 366.67। अब अगर हम देखें तो 5 यूनिट्स ये हो गई, 10 यूनिट्स ये हो गई, 10 यूनिट्स ये हो गई। 30 में से 25 यूनिट इशूड हो गई है, तो कितनी रह गई? 5 यूनिट स्टॉक में। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये किसके थ्रू हो गया? पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग। और परपेचुअल से उसमें स्टोर लेजर बनेगी। तो एक बार देखो स्टूडेंट का आंसर, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि उसने वेटेड एवरेज मेथड कहा है। लेकिन आपको एग्जाम में कुछ नहीं कह रखा तो परपेचुअली फॉलो करना है, क्योंकि 2 करने का बहुत बार टाइम नहीं होता। तो ये बच्चों वेटेड एवरेज प्राइस पीरियोडिक 10 इंटू 300 20 इंटू 400 टोटल 11000 हो गए। 30 यूनिट से किया डिवाइड, तो ये बच्चों आ गया 366.67। कितनी यूनिट स्टॉक में है? 5।
366.67 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा। अब आ जाते हैं परपेचुअल से, तो उसमें क्या बनती है बच्चों, हमारी स्टोर लेजर। तो अब देखो कैसे होता है, डेट का कॉलम, रिसीट्स, इशूड, बैलेंस। हम क्लियरली बताते हैं कि पहले अमाउंट आएगा फिर रेट। अगर पहले रेट लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा फिर कई बार मिस्टेक कर देता है क्योंकि रेट बैलेंसिंग फिगर होता है यहाँ। तो सबसे पहले 1 जनवरी को 10 यूनिट हमने रिसीव्ड की है, कितने की, 300 के हिसाब से 3000। तो बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, 10, 3000 और 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे 300। फिर उसके बाद उसने कहा 15 जनवरी को कितनी इशूड कर दी है, 5 यूनिट। तो रेट तो अभी 300 है एवरेज, तो 1500, बाकी कितनी बच गई, 10 में से 5 गए 5, 3000 माइनस 1500, 1500 को 5 से डिवाइड किया 300। उसके बाद 20 यूनिट और रिसीव्ड की, अब 400 रुपए के हिसाब से आई, तो टोटल 8000 की हो गई। 5 और 20 25, और 1500 प्लस 8000 9500, 9500 को 25 से डिवाइड किया 380। इसे आगे बढ़े, 15 फरवरी को 10 यूनिट इशूड कर दी, क्या है आपका वेटेड एवरेज प्राइस 380, उसी पे इशूड होंगे, तो ये 3800। क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करते हैं, अमाउंट में से अमाउंट लेस करते हैं, इसलिए वेटेड एवरेज वही रहेगा। फिर आपने 10 यूनिट और इशू कर दी 380 के हिसाब से 3800, तो बाकी कितनी रह गई, 5 यूनिट्स, कितने की, आप 5700 में से 3800 लेस करोगे 1900, 380। ऐसे ही सीख रखा है बच्चों हमने, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। अब एक बार आप सजेस्टेड आंसर देखो, इन्होंने सिर्फ परपेचुअल से किया है और वही लास्ट में आंसर आ गया बच्चों हमारा। तो यहाँ बच्चों उन्होंने पूरे 4 मार्क्स अलॉट कर रखे, क्योंकि इवन आपने तो 2-2 आंसर किया, अपना तो टाइम ज्यादा लगाया है। इसके बाद सी पार्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्योंकि ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। पहले 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स थे, फिर 4 मार्क्स का इन्वेंट्री का था, और एक थ्योरी आती है हमें पता है 4 मार्क्स की, वो डेप्रीशिएशन से हो सकती है, वो ऐसे 1-1 मार्क्स के पॉइंट हो सकते हैं, जो भी। तो पहला क्वेश्चन है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको एक्सप्लेन करो। तो बच्चों अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अर्न्ड और इनकर्ड बेसिस पर लिखे जाते हैं, अर्न्ड और इनकर्ड, इररिस्पेक्टिव वेदर रेवेन्यू इज रिसीव्ड और नॉट। और एक्सपेंस के केस में इनकर्ड का मतलब खर्च होते ही रिकॉर्ड कर देते हैं, वेदर पेड और नॉट। तो यहां देखो आंसर, accrual basis of accounting, in the basis of accounting financial statement are prepared on the basis of, आपको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ एडिट करना है, यहाँ हालांकि उन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं लेकिन फिर भी रेवेन्यू अर्न लिखना है बच्चों, और एक्सपेंस इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब जो खर्च हुए हैं, और अर्न का मतलब जो कमा लिया है, उसके साथ लिखना है वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश पेड और नॉट, चाहे अभी कैश पे किया है, क्योंकि वो कैश बेसिस होता है जिसमें हम अर्न्ड और इनकर्ड को कंसीडर नहीं करते, रिसीट्स और पेमेंट को कंसीडर करते। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, अमोर्टाइजेशन बताओ। अमोर्टाइजेशन हम पता है किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जैसे गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट जब राइट ऑफ होती है ना, तो हम लोग उनके लिए क्या वर्ड यूज कर देते हैं, अमोर्टाइजेशन। जैसे आपकी टेंजिबल एसेट है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रीशिएशन। तो देखो आंसर कैसे लिखा, अमोर्टाइजेशन मींस डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद ए पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि मान लो आपने गुडविल परचेस की, उसका 4 ईयर परचेस था, 4 ईयर्स तक ही तो बेनिफिट मिलेगा जितने ईयर परचेस है, तो आपको हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों कॉन्टीजेंट एसेट। कॉन्टीजेंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिनसे पक्का नहीं है कि आपको पैसे रियलाइज होंगे, बेनिफिट मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मान लो कोर्ट में हमने किसी के अगेंस्ट केस कर रखा है, उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे केस, लेकिन कंफर्म नहीं है, अगर हम केस जीते तो हमें कंपनसेशन मिलेगा, और नहीं जीते तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो हमारी क्या हो गई, कॉन्टीजेंट एसेट। तो देखो बच्चों आंसर, कंटीजेंट एसेट्स, कॉन्टीजेंट एसेट आर डिफाइंड एज दोज एसेट हुज इनफ्लो इज नॉट कंफर्म, पक्का नहीं है कि वहां से पैसे आएंगे। इट डिपेंड अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, वो तो कोर्ट की जजमेंट पे डिपेंड करता है ना कि हमारे फेवर में देते हैं या नहीं देते, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंट एसेट्स। सेम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, जैसे मैं आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का इन्होंने पूछा है, आप इवन साथ में बाद में एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे इन्होंने आंसर लिखा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट
crystallize depending upon the occurrence or non occurrence of uncertain future event। आप यहाँ एग्जाम्पल लिखो और ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। एग्जाम्पल, बिल डिस्काउंटेड, हमने बिल को डिस्काउंट करा रखा है बट नॉट मैच्योर्ड, लेकिन अभी वो क्या नहीं हुए। अब इससे होगा क्या कि अगर जब तक बिल मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हमें नहीं पता सामने वाला पर्सन पेमेंट करेगा या नहीं। मान लो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बैंक तो हमसे पेमेंट ले लेगा, तो वो हमारी वैसे लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन उस पर्सन के डिफॉल्ट करने पर वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसलिए वो क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। जैसे मान लो किसी हमारे ट्रेडर ने बैंक से लोन लेना था और हमने वहां अपनी सिक्योरिटी दे दी, भाई बोल दिया कि हम इस पर्सन की सिक्योरिटी देते हैं, इन द सेंस कल को वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। समझ गए? तो वो वैसे हमारी लाइबिलिटी नहीं है जो बैंक से लोन ले रहा है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी दी है कि अगर वो कल को पेमेंट नहीं करेगा तो हम कमिट करते हैं कि पेमेंट हम करेंगे, क्योंकि उस बैंक में हमारा अकाउंट का रेगुलर ट्रेडिंग है, तो उस केस में वो हमारे लिए क्या हो गई, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। सिमिलरली किसी ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर रखा है, लाइबिलिटी डिस्प्यूटेड है, पक्का नहीं है पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बाय बच्चों।